मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम पिछले लेक्चर में जो फिजिक्स से जो चैप्टर नंबर 3, अगर फिजिक्स बाय देखिएगा तो एनसीईआरटी देखिएगा तो चैप्टर नंबर 11 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। इससे रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये तीसरा वीडियो होगा और इसमें कमोबस लग रहा है कि समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। अगर इसमें पूरा नहीं हुआ तो एक और वीडियो। चलिए आज शुरुआत करते हैं। जो हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ा है, पहला वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपका मानव नेत्र के बारे में पूरा डिटेल किया था मानव नेत्र। उसके बाद दूसरा में मानव नेत्र से ही संबंधित हमने उसमें जो दृष्टि दोष होता है उसके बारे में पढ़ा था। दृष्टि दोष का कारण क्या है, उसके बाद वो क्यों होता है, निवारण क्या है और निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग हम करते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल के लिए स्टडी कर लिया है। आज हम करेंगे एक जो ये मानव नेत्र हो गया, अब रंग बिरंगा संसार वाला पे हम आएंगे। चलिए, रंग बिरंगा संसार के लिए आपने वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ना है। आपको मालूम है कि इसके पहले जो वाला जो चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। वहां पे अपवर्तन पढ़े थे तो उसमें सिर्फ हम लेंस का लिए अपवर्तन पढ़े थे, मतलब कांच से। हमने वायुमंडल में अपवर्तन होता है वैसा नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ लेंस के लिए पढ़ा था कि ये लेंस है तो अपवर्तन के बाद ऐसा होगा ऐसा होगा। ठीक, लेकिन अब हम इस चैप्टर में वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे, मतलब वैस अपवर्तन जो वायुमंडल में घटित हो रहा है, यानी कोई ना कोई घटना हो रहा होगा। प्रकाश वाला परावर्तन में हमने पढ़ा था कि लेंस से कोई आ रहा है, परावर्तन हो रहा है। ठीक, ये पढ़ा था हमने, बस इसी से। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल में भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो अपवर्तन के कारण घटित हो रही है या होती है, जिसे हम देखते हैं। इसी को वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन तो हमेशा किसका होगा, प्रकाश का। प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन में 2 वर्ड, वायुमंडल और अपवर्तन। मतलब अपवर्तन किसके कारण हो रहा है, वायुमंडल के कारण, उसी वायुमंडलीय अपवर्तन को बोल रहे हैं। तो फिर वायुमंडलीय अपवर्तन होता वायुमंडल है कहाँ, तो पृथ्वी में। बस लिखने के लिए लिखें, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी किसका हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन होना है, अपवर्तन होना है। वायुमंडल है, यानी देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन है, मतलब अपवर्तन और वायुमंडलीय 2 चीज है। एक तो वायुमंडल है, यानी अपवर्तन किससे होना चाहिए, वायुमंडल से होना चाहिए। तो वायुमंडल कहाँ होता है, पृथ्वी में। पृथ्वी का वायुमंडल है ना, तो वही डिफिनेशन में जब परिभाषा लिखें तो पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। मतलब आपसे कोई पूछे कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसे बोलते हैं, तो देखिए अपवर्तन है वायुमंडल, यानी वायुमंडल द्वारा होने वाला अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन बोलेंगे। तो वायुमंडल कहाँ है, तो पृथ्वी में। तो बोलिए पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, या पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसका मुख्य कारण वायुमंडल के भिन्न भिन्न घनत्वों की परत है जो एक दूसरे के प्रति सघन और विरल माध्यम का कार्य करते हैं। आपको जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का अलग अलग चाल होना। यानी अगर एक माध्यम है, इसमें प्रकाश का चाल कुछ और है और इसमें प्रकाश का चाल कुछ और है, तो इस पाथ को, ये प्रकाश का जो आपतित किरण है वो इसको 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 तो आना चाहिए इस पे, लेकिन इस पे आके ना या तो अभिलंब किया जाएगा, अभिलंब की ओर दूर चला जाएगा। यानी माध्यम जैसे ही बदला तो प्रकाश का चाल बदल गया और प्रकाश के किरण का दिशा परिवर्तन हो गया। वही बोल रहा है कि वायुमंडल से भी अपवर्तन होगा। तो वायुमंडल में आप जानते हैं कि गैसों का परत है। वायुमंडल क्या है, कई गैसों का परत है। तो उसमें जैसे एक परत है, दूसरा परत है, तीसरा परत है, ऐसे कई परत है। और सब परत में पदार्थ अलग अलग है, यानी उनका घनत्व तो अलग अलग है। और जैसे घनत्व तो अलग अलग है तो वो अलग अलग माध्यम का काम करेंगे। और जब अलग अलग माध्यम होंगे तो उसमें प्रकाश का चाल अलग अलग होगा। और प्रकाश का चाल अलग अलग होगा तो फिर वो क्या होगा, वो आपका प्रकाश तो अपवर्तन भी होगा।
दिशा परिवर्तन होगा, और दिशा परिवर्तन होगा तो अपवर्तन होगा। ठीक, यही कारण है। कोई पूछेगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन का क्या कारण है, तो वायुमंडल के भिन्न भिन्न घनत्वों की परत है जो एक दूसरे के लिए सघन और विरल माध्यम का काम करेगी। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं। जो वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ तो उसमें कुछ घटनाएं हैं जो आप दिन प्रतिदिन के उसको देखते हैं या अनुभव करते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मतलब कि जब आप अंधेर रात के समय जब आकाश में आप साफ आकाश में, जब बादल हो तो नहीं दिखेगा, साफ आकाश में देखेंगे तो तारा जो होगा एक जगह का तारा टिमटिमाता हुआ दिखेगा, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखेगा। इसका क्या कारण है? उसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसका कारण क्या, कैसे होता है, हम बताएंगे आगे। दूसरा क्या है, तारों की आभासी स्थिति। कभी कभी आपको एक जगह देखेंगे तो एक तारा है, अभी वो दिख रहा है, कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। वो गायब नहीं होता है बल्कि वहीं पे रहता है, लेकिन उसकी आभासी स्थिति, या तारा यहाँ पे है, उसका पोजीशन यहाँ पे दिखेगा हमको थोड़ा सा अलग, यानी आभासी स्थिति को भी इसकी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी सूर्यास्त और सूर्योदय, सूर्योदय का जो निश्चित टाइम है उससे पहले ही सूर्योदय हो जाएगा। अग्रिम सूर्योदय मतलब मानिए अगर आज का सूर्योदय का टाइम 6 बजे निर्धारित है तो 6 बजने से पहले यानी 2 मिनट पहले हो जाता है, या 4 मिनट पहले हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट पहले अग्रिम सूर्योदय हो जाता है। अब विलंबित सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त का टाइम अगर शाम को 6 बजे है तो 6:02 तक सूर्य आपको दिखता रहेगा। नहीं बोला है अग्रिम यानी पहले उग जाना और लेट तक सूर्यास्त होना। तो इसका भी कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन इसका मेन कारण। अब चलिए एक एक करके आपको तीनों के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि आपसे सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है, व्याख्या कीजिए। आप ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब तो सिर्फ लिखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन जब सब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। लिख के हमने आपने बता दिया है कि आपको इस तरह से लिखना चाहिए। ये देखिए, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है, इसीलिए तारों से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में भिन्नता के कारण निरंतर अपवर्तित होती रहती है। परिणाम स्वरूप तारा कभी कम प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता है वह मालूम पड़ता है, अर्थात वो टिमटिमाता हुआ मालूम पड़ेगा। जो तारा है टिमटिमा रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है, यानी कभी ज्यादा प्रकाश उसका दिख रहा है, कभी कम प्रकाश दिख रहा है, उसी के कारण तो ट्विंकलिंग कर रहा है यानी टिमटिमा रहा है। टिमटिमाने का मतलब यह हुआ कि कभी उसका प्रकाश हमें ज्यादा दिख रहा है, कभी उसका प्रकाश कम दिख रहा है। इसका कारण क्या है? तो वायुमंडल में कई परत हैं और उस परत की अपवर्तनांक अलग अलग है। ठीक, तो आपको देखिए जैसे यहाँ बहुत दूर स्टार है, और स्टार है एक परत, बहुत सारा ऐसा परत है वायुमंडल का। आप भूगोल पढ़े होंगे तो भूगोल में आपको पढ़ाया गया होगा या पढ़े होंगे, या हमको समय मिलेगा तो हम भी आपको कभी पढ़ाएंगे कि भूगोल में कई परत होता है। जैसे बाह्य मंडल, आयन मंडल और आपका क्षोभ मंडल, इस टाइप का मंडल आपने पढ़ा होगा। तो देखते हैं कई परत होता है और उस सभी का तापमान अलग रहता है। तापमान बढ़ रहा है, किसी में तापमान घट रहा है, यानी एक गर्म वाला क्षेत्र रहता है, फिर एक ठंडा वाला क्षेत्र आता है, फिर गर्म वाला, फिर ठंडा वाला। ये बोल रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में गर्म तथा ठंडी हवा की धाराएं बहती रहती है। ठंडी हवा यानी ठंडी है तो वहां पे पार्टिकल काफी बगल बगल रहेगा, यानी सघन का काम करेगा, जबकि गर्म रहेगा तो पार्टिकल दूर दूर रहेगा, यानी विरल का काम करेगा। तो वही बोल रहा है कि ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व अपवर्तनांक कम होता है, यानी गर्म हवा वाला जो भी एरिया होगा वो क्या करेगा, वो विरल का काम करेगा, और जहाँ ठंडा वाला एरिया होगा वो सघन का। तो जब सघन से विरल में आएगा या विरल से सघन में जाएगा तो दिशा परिवर्तन होगा, और दिशा परिवर्तन होगा तो कभी कभी वो आपको अधिक प्रकाश दिखेगा, कम प्रकाश दिखेगा, निरंतर अपवर्तित होते रहता है। और परिणाम स्वरूप तारा कभी प्रकाश और कभी कम अधिक और प्रकाश का दिखता है, जिसे टिमटिमाना कहते हैं।
तो इतना लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। एक फोटो भी बना सकते हैं तारा का, जैसे देखिए यहाँ पे स्टार है, इससे तारा टिमटिमा रहा है, कभी ऐसे दिख रहा है, कभी रे ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे रे हो जा रहा है, कभी रे ऐसे आ रहा है, कभी ऐसे हो जा रहा है। और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि बाबूलाल खड़े हुए हैं, दिखा दीजिएगा बाबूलाल यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं तो उनको टिमटिमाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब नोट यहाँ पे है एक, तारे टिमटिमाते हैं किंतु चंद्रमा तथा अन्य ग्रह नहीं। आपसे कभी कभी पूछ देगा कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु चंद्रमा तथा अन्य ग्रह नहीं, क्यों, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण, क्योंकि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट हैं। तारा बहुत दूर है, चंद्रमा और पृथ्वी उनकी तुलना में, हमारे यहाँ से चंद्रमा भी दूर है, अन्य ग्रह भी दूर है, लेकिन क्योंकि तारा बहुत दूर है तो उनके कंपैरिजन में, उनके सापेक्षिक चंद्रमा और ग्रह हमारे काफी नजदीक हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा तथा ग्रह से आती किरणों में कोई विचलन दिखाई नहीं पड़ता है। यानी विचलन इसमें भी होता है, चंद्रमा से भी किरण आएगी तो उसमें भी विचलन होगा, लेकिन चूंकि काफी करीब है तो इसका विचलन नगण्य होता है, जिसके कारण यह नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ दे कि क्या कारण है कि तारा तो टिमटिमाता है, भाई ग्रह भी दूर है, चंद्रमा भी दूर है, तो वो क्यों नहीं टिमटिमाता दिखता है? कि वो हमारे पृथ्वी से काफी नजदीक है, इसलिए उनके द्वारा हुआ विचलन काफी कम होता है, यानी नगण्य के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये तारा है, तो तारा दिख रहा होगा, तारा का जो देख रहे हैं ये कई ये है, परत है, एक परत, दूसरा परत, तीसरा परत, यानी वायुमंडलीय परत है। देख रहे हैं इसमें कैसे हो रहा है, आते हुए फिर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे वायुमंडल नहीं है तो यहाँ पे तो सीधा आ रहा है, लेकिन देख रहे हैं वायुमंडल के परत से होकर सघन विरल माध्यम हो रहा है, तो ये काफी ट्विंक ट्विंक कर रहा है, यानी कभी मतलब इसमें काफी अपवर्तन हो रहा है, तो वहीं ट्विंक, कभी ज्यादा प्रकाश कभी कम। एक हो गया। अब देखिए दूसरा, तारे की आभासी स्थिति। तारे की आभासी स्थिति क्यों दिखाई देती है? जैसे ये देखिए, तारा आपका यहाँ, ये तारा यहाँ पे है, रियल तारा यहाँ पे है, ठीक, रियल तारा ये है, लेकिन इसका पोजीशन हमको यहाँ दिखाई दे, आदमी यहाँ पे खड़ा है, यानी मान लीजिए यही बाबूलाल हैं, ये बाबूलाल हैं, तो बाबूलाल यहाँ पे खड़े हैं और बाबूलाल ये देख रहे हैं कि बाबूलाल देख रहे हैं कि ये तारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनको, जबकि ये तारा ये ओरिजिनल में यहाँ पे है। तो ऐसा क्यों भ्रम दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है? तो इसीलिए बोले तारे की आभासी स्थिति का भी कारण वायुमंडलीय अपवर्तनांक। ऐसे देखिए, वायुमंडल जो है तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से भिन्न दिखता है। मतलब जैसे मानिए तारा है, तारा से इसका रे निकला तो ये ऑब्जर्वर है मेरा, और ऑब्जर्वर है तो ये क्या होगा कि आपका वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देती है। मान के चलिए ऐसे है, माने इधर से कोई आ रहा है और इधर विरल माध्यम है और इधर हमारे यहाँ सघन माध्यम है, तो क्या इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये इधर विरल इधर घूम गया, अभिलंब की ओर झुक गया, तो अभिलंब के झुक गया तो इधर अगर आंख है तो दिखेगा इसका पोजीशन तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन उसको दिखेगा यहाँ पे। नहीं, आभासी स्थिति का बात बोल रहा है कि वायुमंडल तारे के प्रकाश को, जब तारे से प्रकाश आ रहा है, एक तो तारे को ट्विंकलिंग दिखा रहा है क्योंकि अपवर्तन के कारण, फिर आभासी स्थिति भी दिखाता है, अभिलंब की ओर झुक देता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति का कारण क्या बताइएगा कि तारे से आने वाले प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ लिख दीजिएगा, तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। वायुमंडल जो होता है, तारे से जो प्रकाश आ रहा है अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुका देता है, जिस कारण तारे की आभासी स्थिति दिखाई देता है। देखिए जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसका ये रे यहाँ से निकल रहा है, लेकिन इसको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ये तारे झुका दे रहा है विलंब की ओर। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। ये देखिए कि सूर्य मतलब जो सूर्योदय का टाइम है उससे पहले ही हमको सूर्य दिखाई देने लगता है,
और जो सूर्यास्त का टाइम है उसके बाद तक 2 मिनट तक हमें सूर्य दिखते रहता है। तो उसका क्या कारण है? इसका भी कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। जब सूर्य क्षैतिज यानी होरिजन पर रहता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण विचलन महत्तम होता है। जब सूर्य क्षैतिज रहेगा, देखिए जैसे ये पृथ्वी है आपका, ये पृथ्वी है आपका, तो मानिए कि पृथ्वी है, तो जब सूर्य उग रहा होगा या डूब रहा होगा, जब सूर्य उग रहा होगा या डूब रहा है, मान लीजिए ये क्षितिज लाइन है, ये आपका क्षितिज हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षितिज लाइन है, ठीक। तो जब आपका सूर्य, मतलब ये वास्तविक स्थान यहाँ पे है, ठीक, वास्तविक स्थान तो सूर्य का यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही ये सूर्य होगा तो ये यहाँ पे होगा, तो देखिए बोल रहा है कि अपवर्तन के कारण विचलन महत्तम होता है। परिणाम स्वरूप किरणें नीचे की ओर मुड़ जाती है और सूर्य अपने वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचा दिखाई पड़ता है। फलतः सूर्य उस समय दिखाई देने लगता है जब वह क्षितिज से थोड़ा नीचे ही होता है, और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे चले जाने के कुछ समय के बाद तक दिखाई देता है। तब बोल रहा है कि सूर्यास्त मतलब अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। और ये कैसे होता है उसके लिए बोल रहा है कि जब सूर्य क्षितिज पे रहता है, मतलब मानिए सूर्य ऐसे रहा, सूर्य मतलब जैसे हम वायुमंडल, हम पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी क्या गोल है, तो मानिए पृथ्वी के जस्ट क्षितिज पे रहा और हम पृथ्वी पे खड़ा है, यहाँ पे हमारा आंख है या हम यहाँ है, तो क्षितिज पे है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मान के लिए ये तो यहाँ पे है, ठीक, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण विचलन महत्तम होता है या महत्तम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप किरण नीचे की ओर मुड़ जाती है, यानी जो मानिए यहाँ से किरण आ रहा है नीचे की ओर मुड़ जाती है और सूर्य अब वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचा दिखाई देता है। मतलब ये इसकी ऐसे आना चाहिए लेकिन इससे ऊपर दिखता है, तो ये आभासी स्थान दिखता है। जैसे तारे का आभासी स्थान दिखता है ना, उसी तरह सूर्य का आभासी स्थान दिखता है। जबकि जब ये डूबेगा तो क्या होगा कि ये अभी नीचे डूब गया, तब तक ये अभी ऊपर आपको दिखते रहेगा। वही विलंबित सूर्यास्त है। क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए नोट है कि सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कभी, तो याद रखिएगा 2 मिनट पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। इस कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का समय 4 मिनट बढ़ जाता है। सूर्योदय सूर्यास्त के बीच 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। इसकी आप महत्वता को देखिए कि सूर्य का प्रकाश हमारे लिए आप हमको और आपके लिए तो कम, पौधों के लिए कितना जरूरी है, तो उनका खाना प्रकाश के उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। अगर 4 मिनट उनके पास अधिक रहेगा तो वो अधिक प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना, और खाना बनाएंगे तो वही एनर्जी तो स्टोर करते हैं, तो हम पौधों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ये 4 मिनट के कारण कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन पे पड़ेगा उसका। 4 मिनट अगर प्रकाश ज़्यादा रहा तो वायुमंडलीय अपवर्तन का कितना बड़ा आपका रोल है कि हमें 2 मिनट ज़्यादा और 2 मिनट सूर्य उगने से पहले और 2 मिनट के पश्चात तक हमें प्रकाश या दिख। वहीं देखिए, वहीं बोल रहा है जब होर्जिन से देखेगा तो ट्रू पोजीशन यहाँ पे रहेगा, लेकिन उसको प्री सवाई मतलब यहाँ पे उसको दिखेगा। उसी तरह इधर भी जब होर्जिन के नीचे रहेगा लेकिन ये होर्जिन से ऊपर दिखेगा। क्षितिज से नीचे रहेगा लेकिन क्षितिज से, जैसे देखिए क्यों, मान के चलिए कि यहाँ पे इसका, यहाँ पे ये सूर्य मानिए यहाँ पे है, ठीक, ऐसा देखिए कि मान के लिए ये सूर्य है, यहाँ पे जो सूर्य था इससे रे निकला होगा, रे निकलेगा तो ऐसे आएगा, ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ होगा तो ऐसे मुड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मुड़ेगा, मुड़ेगा तो यहाँ प्रकाश तो यहाँ से आ रहा है, मतलब ये प्रकाश तो इस सन से आ रहा होगा, लेकिन यहाँ मुड़ा है तो दिखेगा कहाँ? यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आपको हम बता रहे हैं, देखिए जैसे ये, ऐसे देखिए कि ये ऐसे आपका है, मतलब ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक, ऐसे पृथ्वी है, और सूर्य का क्या पोजीशन है कि सूर्य यहाँ पे है, ठीक, सूर्य यहाँ पे है,
सूर्य यहाँ पे है, मान के लिए आप यहाँ पे कोई है, तो यहाँ पे क्या होगा, मानिए यहाँ से सूर्य से कोई रे निकला होगा, ठीक, सूर्य से कोई रे निकला होगा, रे निकले होगा तो मानिए यहाँ पे अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो मानिए यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे मेरा आंख दिख रहा होगा, तो ये क्या दिखेगा कि ये तो है यहाँ पे, लेकिन ये क्या देखेगा कि इसको मिलाएगा पीछे की तरफ, तो इसको दिखेगा यहाँ पे सूरज, पे इसको सन दिखेगा। ऐसा ही कंडीशन बनता है, इसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन। देख रहे हैं, सूर्य यहाँ पे है, लेकिन ये चूंकि प्रकाश का अपवर्तन, इससे किरण निकलेगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे अगर देखिए कि आपको इधर सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया है, तब भी आपका सूर्य दिखेगा। कैसे देखिए, यहाँ से रे निकला होगा, यहाँ से रे नहीं निकलेगा, मानिए यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे मुड़ेगा, तो ऐसे मुड़ेगा, तो इसको पीछे करेंगे, पीछे करेंगे तो यहाँ पे हमको सूर्य दिखेगा। क्या देख रहे हैं, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण सूर्य यहाँ पे अगर उग रहा है, उगने से पहले नीचे ही है, इस क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज रेखा से अभी नीचे ही है, तब तक ये हमें दिखाई दे गया, और जबकि ये डूब गया तब भी ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये 2-2 मिनट दोनों केस में ज्यादा दिखाई देता है, तो लगभग सूर्यास्त और सूर्योदय 4 मिनट में बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, क्यों? ये सब क्वेश्चन है, आपको सब्जेक्टिव में सब पूछा हुआ है और पूछा जाएगा भी आगे भी। तो जैसे वो 3 गो आपने पढ़ लिया, 3 के बाद अब देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, क्यों? आपसे पूछेगा। जब सूर्य की क्षितिज के निकट रहता है, यानी वही क्षितिज, ऐसे मतलब क्षितिज के निकट रहता है तो निचली कोर की किरणें वायुमंडल के अधिक परतों से होकर गुजरती है, जिस कारण इसका अपवर्तन अधिक होता है। इसलिए सूर्य का ऊर्ध्वाधर व्यास छोटा दिखाई देता है और सूर्य का चपटी दिखाई देगी। जैसे देखिए, सब आप समझ लीजिएगा, तो ये सब चीज अपने से लिख दीजिएगा, आपको याद करने रटने की जरूरत नहीं होगा। बोला जब सूर्य की क्षितिज रेखा के निकट रहता है, मान के चलिए ये हमारा पृथ्वी है और क्षितिज के निकट है सूर्य, ठीक, सूर्य है, तो बोल रहा है कि निचली जो कोर होगा ना, जो निचली कोर होगा, किरणें के अपवर्तन की अधिक परतों से होकर गुजरे। मान के चलिए एक सूर्य यहाँ रहता, तो यहाँ से जो रे निकलेगा ये सीधा आ जाएगा, यहाँ रहता तो ये ऐसे आ जाएगा। तो देख रहे हैं क्या कि इस सब को कम ट्रेवल करना पड़ रहा है वायुमंडल में दूरी, जबकि इसको देखना है क्षितिज है तो कितना वायुमंडल में दूरी करना पड़ रहा होगा, तो इसको अधिक दूरी ट्रेवल करना पड़ता है। तो अधिक दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा तो क्या होगा, अधिक अपवर्तन होगा, अधिक अपवर्तन होगा, यानी अधिक इनका अपवर्तन अधिक होता है। इसलिए इस सूर्य का ऊर्ध्वाधर व्यास, जैसे देखिए ये है, ऊर्ध्वाधर व्यास छोटा दिखाई देगा और ये बड़ा दिखाई, ऊर्ध्वाधर व्यास हमें छोटा दिखाई देगा, ये हमें, यानी ये वाला छोटा दिखाई देगा जबकि ये वाला बड़ा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका जब क्षितिज पे रहेगा तो ई वाला पोर्शन है ना, उसका ज्यादा अपवर्तन होता है। तब यहाँ भी कारण क्या है, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का वर्ण विच्छेदन। तो आपने प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन देख लिया, देखिए नया कंसेप्ट है एक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण कैसे होता है? ठीक है, श्वेत प्रकाश, जो सन से हमें प्रकाश मिलता रहता है, श्वेत, श्वेत प्रकाश ही कई रंगों का इसमें समायोजन रहता है। श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न अवयवों, अपने रंगों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्सन ऑफ लाइट, लाइट है यानी प्रकाश है, वो कई रंगों का समूह है। रंग जब श्वेत प्रकाश चलेगा तो आपको नहीं दिखेगा उसमें सब, वो कई रंगों का समूह होता है। तो वहीं जब उसका हम डिस्पर्सन करा देंगे श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न अवयव विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश से कई रंगों से मिलकर है और उसका जब विभाजन हो जाता है उस वर्ण विक्षेपण। ठीक, ये देखिए इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है, न्यूटन के अनुसार जब प्रकाश की किरणें एक पतले कहां से, प्रिज्म से होकर गुजरेगी,
नहीं, विक्षेपण हमेशा कब होगा? जब प्रकाश को हम प्रिज्म से होकर गुजारेंगे। प्रिज्म से गुजरती है तो निर्गत किरण अपने मार्ग से विचलित होने के साथ साथ 7 रंगों में, भिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। न्यूटन साहब ने भी एक परिभाषा दिया कि जब प्रकाश की किरणें एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरेगी। आपसे कई क्वेश्चन कि वर्ण विक्षेपण कब होता है? तो जब प्रकाश गुजरती है, तो किससे? तो प्रिज्म से गुजरती है तो निर्गत किरण यानी निकलने वाली किरण, जैसे ये देखिए सूरज का प्रकाश है, यहाँ पे टकराया और यहाँ ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म से निकला यानी ये निर्गत किरण। निर्गत किरण अपने भाग से विचलित, साथ साथ ये तो विचलित हुआ। देखिए कैसे विचलित हुआ। ये जो एक जो आपका किरण है, प्रकाश किरण, तो इधर चला गया, इधर, जबकि इसको तो अपने पाथ ऐसे फॉलो करने से जाना चाहिए था, ऐसे। तो ये तो विचलन हुआ ना, ये तो विचलन हुआ। तो विचलन वही बोल रहा है, विचलित होना, विचलित तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजारने के बाद विचलन के साथ साथ वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे देखिए ये प्रिज्म है, एक सूरज का श्वेत प्रकाश आया, प्रिज्म से टकराया, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद विचलन होगा, विचलन के साथ साथ ये देखिए क्या गो आपका वर्ण स्पेक्ट्रम बैजानीहपीनाला, बैजानीहपीनाला मतलब भाई बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, 7 रंगों में डिवाइड बट गया। इसी को वर्ण विक्षेपण है। देखिए एक चीज और है, स्पेक्ट्रम या वर्णपट। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या होता है? श्वेत प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टिका यानी बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यानी कि जब ये प्रिज्म से गुजरा है और इस 7 रंग का एक बैंड बना है, इसी बैंड आप स्पेक्ट्रम या वर्णपट बोलते हैं। श्वेत प्रकाश से प्राप्त 7 रंग पट्टिका को स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम होता है। जैसे ही एक श्वेत प्रकाश आया, श्वेत प्रकाश होगा शायद, श्वेत प्रकाश आया, प्रिज्म से टकराया और ये 7 रंगों में डिवाइड हो गया। तो देखिए 2 4 6, एक तो एक छूट गया है। तो देखिए एक तो देखिए वी आई विव गयोर, ये होता है 2 4 6 एक साथ। देखिए यही होता है, इसको आपको याद रखने का। वी आई बी विव गयोर, जी वाई ओ आर विव होता है। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिका। अच्छा एक इंडिका इसमें छुटा हुआ है, इंडिगा, इंडिगा। बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और ए फॉर रेड। यही आपका पट या स्पेक्ट्रम है। 7 रंगों में तो बट रहा है, उसका एक बैंड होता है, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टिका को कहा जाता है। इसी तरह यह देखिए 7 वी आई बी जी, यानी ये हो गया रेड, ये हो गया लाल, ये हो गया नारंगी। दिख रहा है क्या? देखिए ए हो गया आपका स्पेक्ट्रम। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण। अब देखिए मान के चलिए ये आप सोचेंगे कि सर जी जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारे तो 7 रंगों में बट गया, 7 रंगों में बटने की घटना को वर्ण विक्षेपण बोले, और जो 7 रंग का एक बैंड बना उसी को स्पेक्ट्रम बोले। ठीक है सर जी, जब व्हाइट मतलब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार दिए तो 7 रंगों में बट गया, तो क्या फिर 7 रंगों को फिर एक बार से प्रिज्म में गुजार देंगे तो क्या वो फिर से श्वेत रंग बन जाएगा? क्या श्वेत प्रकाश बन जाएगा क्या? हाँ जी बन जाएगा। जैसे ही श्वेत प्रकाश को हम एक प्रिज्म से हम गुजारे, एक प्रिज्म से गुजारे, तो प्रिज्म से होकर प्रकाश वन विक्षेपित प्रकाश, यानी ये 7 रंगों का एक बैंड बनाएगा। ठीक, मान के चलिए एक 7 रंगों का बैंड बच गया, बैंड बना, स्पेक्ट्रम बना। लेकिन फिर ये 7 रंग जब प्रिज्म से गुजारा तो एक देख रहे हैं कि ये फिर बन के श्वेत प्रकाश के रूप में निकला। जब एक बार श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होती है, फिर उस 7 रंगों को फिर से प्रिज्म से गुजारेंगे तो फिर से उस रंग का प्रकाश मिल, लेकिन इसमें क्या करेंगे, प्रिज्म ऐसे था और इस समय को उल्टा।
इन श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण कभी पूछे कि क्या श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण संभव है? हाँ जी संभव है। जब एक बार पर प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंगों में बढ़ती है, फिर उसी को उल्टा करके प्रिज्म से वो श्वेत रंगों में बन जाएगी। अब देखिए, सूर्य का प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंगों से बना है जिसे श्वेत प्रकाश कहा जाता है। श्वेत प्रकाश क्या है? सूर्य का प्रकाश स्पेक्टर के रंगों से, स्पेक्ट्रम में कितना रंग? 7 रंग, 7 रंगों से बना हुआ है, तो इसी को बोलते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ है। अब कौन कौन से रंग है? तो देखिए, VIBGYOR ऐसे पढ़िएगा था, विब गयोर, ठीक। एक तो विब गयोर पढ़िए, नहीं तो अगर हिंदी में पढ़ना है, एक हिंदी में क्या वर्ड होता है आपको बता दे रहा हूं, बैनिया पिनाला। जगह मैंने देखा था इसको, बैनी इसमें एक चीज नहीं आ पा रहा है, लेकिन हाँ ये ठीक है अगर आप रटना चाह रहे हैं। ना ला, ऐसे इंग्लिश वाला ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि इंग्लिश से एलर्जी है मुझे। जी नहीं, इंग्लिश से एलर्जी है। देखिए, भीप गयोर तो आपको याद रहता है, VIBGOIOR, भीप गयोर, ठीक। इसी इसी क्रम में 7 रंग डिवाइड होता है, ये देखिएगा 7 रंग जो बनता है, देखना ना, भी यहाँ पे आई छुटा हुआ, ये देखिए भीप गयोर, यही इसी रंग में, इसी रंग में। आपसे कभी कभी पूछता है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो कौन से रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है? तो देखिए, जब ये श्वेत प्रकाश ये चला तो प्रिज्म से इसको तो गुजरना चाहिए ऐसे, क्योंकि इसमें अगर विचलन नहीं होता था ऐसे जाना चाहिए, लेकिन विचलित हो गया, विचलित हुआ तो सबसे ज्यादा ये विचलित हुआ, ई तब ई तब ई तब ई तब ई तब ई, यानी सबसे ज्यादा किस में विचलन हुआ है? बी में, बी फॉर वायलेट, यानी ये वायलेट वाला कलर जो बैगनी कलर है उस सबसे ज्यादा विचलन, रेड कम विचलन। इससे ऊपर जाइएगा तो विचलन कम हुआ है, नीचे सब। आपसे पूछता है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पे किस कलर का सब विचलन होता है? तो भी फॉर वायलेट यानी बैगनी का कम होगा। कभी कभी आपको हो सकता है कि ये दे दे हरा नीला, हरा नीला नारंगी, पूछेगा लाल, इसमें पूछेगा किस कलर का सबसे अधिक विचलन होता है। अब देखिए, हम तो याद कर लिए कि बैगनी का सबसे ज्यादा होता है और आर का सबसे कम होता है, इन्हें तो बीच में वाला पूछ दिया, तो हम इसीलिए हमको बोल रहे हैं कि भीप गयोर याद रखिए, भीप गयोर, गयोर, भीप गयोर। जैसे ही देखिएगा इसका सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम, अभी देखिए लाल, लाल कहाँ है? यहाँ पे है, और हरा, हरा क्या है? ग्रीन यहाँ पे है, और नीला कहाँ है? नीला कहाँ होता है? ब्लू यहाँ होता है। नारंगी क्या होता है? यहाँ पे होता है, नारंगी ऑरेंज। तो सबसे ज्यादा किसका विचलन होगा? यहाँ ब्लू का यानी नीला का। वो कभी कभी पहला लास्ट वाला तो याद करना है, बीच वाला भी याद रख लेना है। कभी कभी हो सके 4 ऑप्शन देके आपसे पूछते हैं, ये बताइए इससे सबसे ज्यादा विचलन, और याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट में देखिए कि जो भी गयोर होगा, चाहे इसको हिंदी में करिए बैनिया पिनाला, बैनिया पिनाला, बी फॉर बैगनी, बी फॉर बैगनी, नी फॉर, देखिए नी फॉर नीला होता है, नी फॉर नीला, ये जामुनी ये को छूट जाता है, नहीं तो नीला, देखिए नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से ला, तो बी फॉर बै से बैगनी, यहाँ पे बैजनिया पिनाला अगर लिख देते हैं, अगर बैजनिया पिनाला, बैजनिया पिना, तो बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से, तो बैजनिया पिनाला याद रखिए, बैजनिया पिनाला, क्या रखिएगा? बैजनिया पिनाला। अब देखिए, ये जो है ये स्पेक्ट्रम जो हमें इस ऑर्डर में मिलता है, तो इस स्पेक्ट्रम में देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, वैसे ही सभी प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। यानी इसका मतलब है कि तरंगदैर्घ्य ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेड का, लाल कलर का। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? लाल का, सबसे कम वायलेट का, सब में बी, यानी सबसे ज्यादा, सबसे कम वायलेट का, बैगनी का, उससे जामुनी का, उसके बाद नीला का, उसके बाद हरा का, उसके बाद पीला का, उसके बाद कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किन का, इसमें से कोई 4 को दे देगा और आपको पूछेगा इनमें से किन का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो आप याद रखिएगा
भिवगयोर यानी भिवगयोर लिखिए और नीचे से ऊपर जाने पे आपका तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। चलिए, आपको याद नहीं रहे तो हमेशा ये तो याद रहता है कि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, यानी ये सबसे ऊपर रहता है, यानी नीचे से ऊपर बढ़ता है। अब तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो आवृत्ति उसका घटता है। अच्छा ठीक है, तरंग दैर्घ्य अगर बढ़ा है तो प्रकाश का चाल भी देखिए कि बढ़ेगा। यानी तरंग दैर्घ्य क्या होता है, मतलब चलने का बढ़ा है तो प्रकाश का चाल बढ़ा है, जबकि आवृत्ति घटता है और अपवर्तनांक घटता है। कभी कभी आपको पूछेगा, इनमें से कलर दे देगा, पूछेगा किस कलर का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा किसका अपवर्तनांक होता है, बैगनी। देख रहे हैं, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। ये चीज को आप याद कीजिएगा, रखे रहिएगा याद से, आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जबकि इसमें कुछ आपको नहीं करना है, बस आपको एक चीज याद रखना है, क्या, तो भिव गयोर, भिव गयोर। और हमको बस बताना है कि इधर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो प्रकाश की चाल बढ़ेगा, और इधर इधर जाएंगे तो चाहे इधर ही लिखिए, इधर जाएंगे तो आपका आवृत्ति घटेगा, और इधर जाएंगे तो आपका अपवर्तनांक घटेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा तो आपको ये हो जाएगा कि तरंग दैर्घ्य और प्रकाश की चाल अधिक होता है इधर से ऊपर जाने पे, आवृत्ति और अपवर्तनांक कम होता है। यानी तरंग दैर्घ्य और प्रकाश की चाल एक एक जैसा है, आवृत्ति और अपवर्तनांक एक। तालिका देखिए, इस तालिका को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी कभी से भी पूछा जाएगा। प्रकाश के विभिन्न रंग, विभिन्न रंग कौन कौन सा है, वही बैंगनी, विव गयोर, विव देखिए, विव गयोर, देख रहे हैं, विव गयोर है। उनके तरंग दैर्घ्य देखिए, तरंग दैर्घ्य देखिए, ये नैनोमीटर में है। 400 से 440, 440 से 460, यानी 400 से शुरू होके 700 तक रहता है, यानी 400 से लेके 700 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर आपका जो श्वेत प्रकाश जो होता है उससे 7 रंग बनते हैं, सातों रंग का तरंग दैर्घ्य कौन सा होता है, आपका 400 से लेके 700 मीटर नैनोमीटर। याद रखिएगा, मिनिमम कितना होगा 400, मैक्सिमम कितना होगा 700 नैनो। ठीक है, सबसे कम किसका, आप देखें तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का, तो देखिए सबसे ज्यादा लाल है 700, सबसे कम बैगनी का तो 400 वाला तो है। तो आप कम बेस, इसमें बस कम बेस का याद रख लीजिए, ये याद जरूर रखिए, रेंज याद रखिए 400 से 700। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम कितना, 400, और अधिकतम अधिकतम 700। देखिए, वर्ण विक्षेपण के कारण स्पेक्ट्रम के जो अभी स्पेक्ट्रम पर है, या वन विक्षेपण, जैसे ही प्रिज्म था, प्रिज्म से होके जैसे ये प्रकाश की किरण आता है तो ऐसे होके फिर 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो बोल रहा है कि क्यों, इसका क्या कारण है, का क्या कारण है। तो देखिए, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में अलग अलग चाल से चलता है, मालूम है, अलग अलग रंग का ये होगा, आपका प्रकाश होगा, उसका चाल अलग अलग होगा, परिणाम स्वरूप उनका विचलन भी अलग अलग होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए लाल रंग सबसे तेज चलता है जबकि बैंगनी रंग सबसे धीमा चलता है। अतः लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का बोल रहा है कि जैसे ही श्वेत प्रकाश आया, प्रिज्म से गुजरा, तो इस 7 रंगों में बट गया, जैसे भीप गए और से आर, तो बोल रहा है आर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा चाल, यानी जो लाल रंग का प्रकाश है उसका चाल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा चाल होगा तो तेजी से भाग जाएगा, इसका विचलन कम होगा, ये विचलन कम होता है, सबसे ऊपर रहता है, जबकि इसका विचलन ज्यादा होता है। ये जो रे आ रहा है तो इधर जाना चाहिए, इसका यहीं तक विचलन हुआ, जबकि इसका यहाँ तक। ठीक है, तो बोल रहा है कि तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण प्रकाश चाल ज्यादा होता है, और प्रकाश चाल ज्यादा होता है तो उसका विचलन कम होता है, जबकि बैगनी का प्रकाश का चाल कम होता है, उसका सबसे अधिक। यही कारण है वर्ण विक्षेपण कारण, या जो श्वेत प्रकाश है, जो इसमें श्वेत प्रकाश है, इसमें तो 7 कलर है, जबकि जैसे ही प्रिज्म से गुजरा तो 7 कलर में बंटेगा, 7 कलर में बटेगा तो इस 7 कलर का अलग अलग तरंग दैर्घ्य है, अलग अलग प्रकाश का चाल है, अलग अलग चाल है तो अलग अलग चाल से जाएगा, यानी अलग अलग प्रकाश का चाल है तो अलग अलग विचलन होगा, अलग अलग विचलन होगा, सब स्पष्ट अलग अलग दिखेगा।
जबकि यहाँ पे श्वेत प्रकाश सब एक ही साथ है, जबकि प्रिज्म से गुजारने के बाद अपने अपने 7 रंगों चल जाता है, अलग अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनका तरंगदैर्ध्य और प्रकाश काल अलग अलग। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष एक और आपका जो आपका दिन प्रतिदिन होने वाले घटना है, एक इंद्रधनुष का बनते हुए आपने देखा होगा। जब ये जनरली जब बनता है, जब कभी बारिश का समय हुआ रहता है, क्योंकि इसमें बनने के लिए बूंदा बादल की यानी बारिश की बूंदे की जरूरत है, बूंदा का जरूरत है। ये बारिश के समय आपको इंद्रधनुष दिखता है। तो चलिए इंद्रधनुष के बारे में देखते हैं कि वर्षा के पश्चात आकाश में, यानी वर्षा होगा उसी के पश्चात होगा, आकाश में दिखाई देने वाला अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि प्राकृतिक स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? 7 रंगों में बंटना। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटने वाली बैंड को यानी पट्टी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इंद्रधनुष में भी क्या होता है? 7 रंग। यहाँ ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम तो प्रिज्म से गुजार के 7 रंग बनाते हैं, जबकि ये तो प्राकृतिक द्वारा बनता है। प्राकृतिक। अब देखिए, वर्षा के पश्चात आकाश में दिखाई देने वाला अर्धवृत्ताकार रंगीन, अर्धवृत्ताकार होता है मतलब ये पूरा वृत्ताकार ऐसे नहीं होता है, ये सिर्फ ऐसे होगा, इतना दूर में, ऐसे दूर में, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार मतलब इतना ही तक रहता है। अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी होता है, वो इंद्रधनुष का। तो वर्षा के पश्चात आकाश में दिखाई देने वाला अर्धवृत्त को आ जाता है। यह वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है। बनने का क्या कारण है? वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, वर्ण विक्षेपण के। ये सब आपको बहुत माइन्यूटली याद ध्यान रखिए, आपको उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, तारों का आभासी स्थिति, और आपका अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्या कारण था? वायुमंडलीय अपवर्तन। और ये इंद्रधनुष का बनने का क्या कारण है? वर्ण विक्षेपण। क्या कारण है? वर्ण, याद रखिए। धनुष किस कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण। सिंपल देखिएगा, इन धनुष में क्या होता है, जब बारिश का समय होता है तो इन धनुष में बूंदों पे प्रकाश की किरण टकराती है और वो स्पेक्ट्रम में बन जाती है, 7 रंगों में दिखाई देता है। सिंपल उससे भी ज्यादा सिंपल देखिए, इन धनुष में क्या दिखता है? 7 रंग दिखता है, ये तो आपको पता है। और 7 रंग जब दिखेगा तो क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बना। और स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब वर्ण का विक्षेपण होता है। इस श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होगा 7 रंगों में, तभी तो स्पेक्ट्रम बनता है ना। इन धनुष में क्या होता है? 7 रंग बनता है, 7 रंग बना यानी स्पेक्ट्रम बना है। वर्ण विक्षेपण हुआ और वर्ण विक्षेपण हुआ, वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन इन धनुष का कारण है। अब देखिए, इन धनुष सदैव सूर्य के, अब कुछ पॉइंट है उसको आपको ध्यान रखिए, क्योंकि में आपसे पूछ सकता है। इन धनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तब सूर्य के विपरीत, जैसे इधर से अगर सूर्य है तो इन धनुष क्या है? इसके विपरीत डायरेक्शन में बनेगा। जैसे इधर सूरज उगा हुआ है तो इसके विपरीत डायरेक्शन। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, अर्थात सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होने पे दिखता है। यानी अगर इधर सूर्य है तो इधर बनेगा। अगर इधर सूर्य है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा। तो हम कैसे देखना होगा? सूर्य के तरफ पीठ करके। सूर्य अगर इधर से उगा हुआ है तो हमको सूर्य की तरफ पीठ करेंगे, तब इंद्रधनुष दिखाई विपरीत दिशा में बनता। पूछ देगा इन धनुष को के लिए आपको सूर्य के किस दिशा में खड़ा होना पड़ेगा? बोलेगा सूर्य के ओर पीठ करके, सूर्य की ओर मुंह करके, पृथ्वी पे लेट के, पृथ्वी पे सो के, कुछ ऐसे बोल देगा। तो आपको ध्यान रखिएगा, सूर्य के विपरीत। जब सूर्य के विपरीत दिशा में यानी इधर बनता है, इसलिए पीठ हम सूर्य की ओर करेंगे तब दिखेगा। वर्षा के सूक्ष्म बूंदे छोटे प्रिज्म की भांति काम करते हैं। देखिए, आपको बताएं कि जब इंद्रधनुष बनेगा तो उसके लिए हमको वर्षा का बूंदे की जरूरत है। और जब वर्षा का बूंद है तो वर्षा का बूंद आखिर क्या करता होगा? तो प्रिज्म की भांति काम करेगा। कि प्रिज्म ही है जहां वो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करेगा। श्वेत प्रकाश यानी 7 रंग बनने के लिए हमें एक प्रिज्म की जरूरत होगा। प्रिज्म यहाँ पे आकाश में यानी वायुमंडल में प्रिज्म कौन बनाता होगा? वर्षा के बूंदे छोटे छोटे
हैं का काम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इंद्रधनुष कैसे बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव में कि आप ये बताइए कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष बनने का क्या प्रक्रिया है। देखिए, वर्षा की बूंदे सूर्य की आपतित प्रकाश, यानी सूर्य से कोई प्रकाश आ रहा है, वर्षा की बूंदे को अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। मान के वर्षा के बूंदे वायुमंडल में है, सूर्य से कोई प्रकाश आया तो उसको क्या करेगा, अपवर्तित करेगा और विक्षेपित करेगा। तत्पश्चात आंतरिक परावर्तन और अंततः प्रकाश का पुनः अपवर्तन के पश्चात बाहर निकल और प्रेक्षक की आंखों तक पहुंच। दो अपवर्तनों से श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न घटक रंगों में विभक्त हो जाता है। फलस्वरूप हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसके भीतरी कोर में बैंगनी रंग और बाहरी कोर में लाल रंग है। क्या देखें कि भीतरी कोर में बैंगनी रहता है और बाहरी कोर में लाल रहता है। देखिए देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये इंद्रधनुष बना हुआ है, तो बाहरी में क्या है, बाहरी में देख रहे हैं लाल है, यहाँ पे रेड है, और अंदर में क्या है आपका बैगनी है, वायलेट है। यानी इसमें भी गयोर ऐसे बनता है, यानी आर सबसे ऊपर बनेगा और भी सबसे नीचे बनेगा। ठीक है, और एक चीज और देखिएगा तो देखिए 40 डिग्री या 42 डिग्री पर जनरली 40 से 42 डिग्री के बीच में शरीर दिखाई देता है धनुष। तो इन धनुष कैसे बनता है, तो देखिए इस कभी कभी आपको पूछेगा कारण, तो ये आपको बनाना चाहिए फिर, क्योंकि इजी है। देखिए ये वर्षा का बूंदे है, मान लीजिए ये गोला वाला वर्षा का बूंद है। जैसे ही सूर्य का श्वेत प्रकाश आया, वर्षा के बूंद पे टकराया, वर्षा का बूंद कैसे रिएक्ट करेगा, प्रिज्म के भांति। जैसे ही यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे अपवर्तन होगा, चलिए अपवर्तन हुआ, यहाँ पे टकराया, अंदर चला गया, अपवर्तन हुआ, इस छोर पे टकराया, फिर यहाँ टकराया तो फिर ये ऐसे मुड़ा, परावर्तन हो गया। क्योंकि देखिए ये एक माध्यम था, ये दूसरा माध्यम हुआ, एक माध्यम से दूसरा माध्यम में आया तो अपवर्तन हुआ, यानी यहाँ पे अपवर्तन हुआ। फिर इसी में आया वर्षा के बूंद, यहाँ से टकराया ऐसे, यानी इसी माध्यम में टकराया और इसी माध्यम में रह गया, यानी ये क्या, यहाँ पे अपवर्तन हुआ था, रिफ्रैक्शन हुआ था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ था, और फिर यहाँ पे आया तो माध्यम चेंज हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं माध्यम, ये दूसरा माध्यम यानी एक बार और अपवर्तन हुआ, यानी दो बार अपवर्तन हो रहा है, एक बार परावर्तन हो, और परावर्तन में भी कौन हो रहा है, पुनः माने आपका कौन हो रहा है, पुनः अपवर्तन के पश्चात पुनः अपवर्तन होता है। हाँ, आंतरिक परावर्तन और अंत प्रकाश का पुनः अपवर्तन होता है, यानी ये अपवर्तन हुआ। कभी कब से कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इन धनुष बनने के दौरान प्रकाश का होता है दो बार अपवर्तन, दो बार परावर्तन, एक बार परावर्तन, एक बार परावर्तन और दो बार अपवर्तन। याद रखिए दो बार अपवर्तन होता है, एक बार यहाँ अपवर्तन, एक बार यहाँ अपवर्तन, और यहाँ पे परावर्तन। कभी पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन धनुष बनने में प्रकाश का होता है दो बार परावर्तन, एक बार यहाँ परावर्तन, एक बार यहाँ परावर्तन। क्योंकि देख रहे हैं माध्यम चेंज हो रहा है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, जबकि यहाँ पे हो रहा है तो उसी माध्यम में रह रहा है, यानी यहाँ पे परावर्तन हो रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रेड हुआ, यहाँ पे वायलेट हुआ, क्योंकि ऐसे ही टूटता है। जबकि यहाँ रेड वाला टकराया, रेड वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गया, वायलेट वाला यहाँ पे, यहाँ पे गया, यहाँ वायलेट। यानी आप क्या देख रहे हैं कि जब परावर्तन होता है, जब प्रिज्म से कोई लाइट आता था, श्वेत प्रकाश आता था, इसका टूटता था 7 रंग में, तो नीचे होता था भी और ऊपर आर। ठीक, यहाँ पे क्या होता था, भी और आर ऐसे होता था। जबकि यहाँ पे तो आर भी हुआ, लेकिन जब यहाँ से परावर्तन हुआ और फिर यहाँ पे निकला तो यहाँ पे ऊपर आर, नीचे, यानी ऊपर देख रहे हैं आर बनेगा और यही तो हो रहा था, बैगनी रंग भीतरी कोर में और बाहरी कोर में लाल रंग। याद रखिए दो बार परावर्तन अपवर्तन, एक बार परावर्तन। इंद्रधनुष का बनना कैसे होता है वो देखिए यही इंद्रधनुष का बनना है। इसमें और थोड़ा सा बेहतर ढंग से दिखाया गया कि देखिए वर्षा का बूंदा है, वर्षा का सूर्य से एक लाइट आया, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया तो क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पे अंदर भाग पे टकराया, ये रेड वाला है और ये वायलेट वाला है, तो रेड वाला है तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन हो,
क्योंकि ये इसी माध्यम में लौट रहा है। तो रिफ्लेक्शन हो गया, तो रिफ्लेक्शन होकर फिर यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर अपवर्तन हुआ, यानी फिर यहाँ पे परावर्तन हुआ, फिर अपवर्तन हुआ, और यहाँ पे आया ऑब्जर्वर इसको देखता है ऐसे। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि एक बूंदा जो है आपका, जो जल का यानी वर्षा बूंद है, इसमें प्रकाश एक बार आ रहा है तो यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, फिर यहाँ टकरा रहा है, फिर यहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ पे तो अपवर्तन हुआ, यहाँ पे परावर्तन हुआ, फिर यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। ठीक, इसी तरह यहाँ पे देखिए आपका 7 कलर में बूंद बना, तो ऊपर आर होता है और नीचे भी होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए, अभी आपने पढ़ा वायु का, वायुमंडल में अपवर्तन का पढ़ा, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन में, वायुमंडलीय अपवर्तन में 3-4 उदाहरण देखा क्या। तो आपका पहला देखा आपने तारे का टिमटिमाना, तारे की आभासी स्थिति, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त। वर्ण विक्षेपण में आपने पढ़ा क्या, इंद्रधनुष का बनना। नेक्स्ट देखिए आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए किसी कण, कोई कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने या स्कैटरिंग को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब प्रकाश का कोई किरण है, किसी कण, मान लीजिए कोई कण है, मान लीजिए कोई कण है, इस पे पर किसी कण पे पड़कर प्रकाश, यानी कोई प्रकाश के किरण आ रहा है, इस पे पड़ रहा है, तो क्या होगा, छितरेगा प्रकाश। प्रकाश इस पे आया, कोई कण है, टकराएगा तो प्रकाश का खतरा होगा। तो वही बोला किसी कण पे पड़ के प्रकाश के एक अंश के इन दिशाओं में छितरने को, अब कुछ होगा कि निकल भी जाएगा, तरने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का छितरना। ठीक, जैसे देखिए एक है प्रकाश इंसिडेंट, कोई प्रकाश आया, आया तो फिर देख रहे हैं सभी दिशाओं में चला जा रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ठीक है, वह सब थोड़ा सा कंफ्यूज मत कीजिएगा। प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन तो अलग था, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, श्वेत वर्ण मतलब कलर, वर्ण मतलब देखिए ऐसे जोड़ लीजिए, वर्ण मतलब क्या होता है, कलर, यानी वर्ण विक्षेपण में कलर बनता होगा, यानी स्पेक्ट्रम बनता है। यानी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारेंगे तो स्पेक्ट्रम कई वर्णों में विभक्त हो जाएगा, यानी 7 रंगों में विभक्त होता है। तो वर्ण विक्षेपण को याद कर लीजिए, क्या, वर्ण मतलब कलर होता है, यानी रंग होता है, वर्ण, वर्ण विक्षेपण रंग बनता है, यानी 7 रंग का स्पेक्ट्रम बनता है। अब देखिए प्रकाश का परिकीर्णन, परिकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, इंग्लिश वाला वर्ड देखिएगा ना आपको समझ, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मतलब छितरना होता है। एक प्रकाश किसी कण से टकराएगा और कई दिशाओं में छितर जाएगा, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन में। कणों से विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही हम प्रकाश के पथ को देख पाते हैं। यानी जैसे मानिए आपतित प्रकाश है, यहाँ पे कोई एक कण है, इस कण से अगर वो टकराया तो इस सभी दिशा में देख रहे हैं, सभी दिशा में प्रकाश निकल रहा है, प्रकीर्णित प्रकाश है। इसी प्रकाश के कारण कुछ प्रकाश का शेष भाग आगे भी चल जाएगा, इसी प्रकीर्णन के कारण हम प्रकाश के पथ को देख पाते हैं कि वो ऐसे मूव कर रहा है या सीधी रेखा में चल रहा है। ठीक, ये हो गया प्रकाश के प्रकीर्णन। अब देखिए कोलाइड एक चीज होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन में भी कोलाइड एक कंसेप्ट है, देख लिये कोलाइड क्या होता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन यानी सस्पेंशन, यानी उसमें दबा हुआ रहना, निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। कोलाइड किसको कहा जाता है, किसी माध्यम में कोई मीडियम होगा, उसमें छोटे छोटे कण यानी पार्टिकल, ये आपने क्या पढ़ा था आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मतलब आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, थोड़ा सा हिंदी बात करना है, तो थोड़ा सा किसी माध्यम में सब मिला जुला है ना। 10th मेरा भी हिंदी मीडियम आ गया, बेसिक हिंदी
ठीक है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन, छोटे छोटे कणों के निलंबन। अभी आपने पढ़ा था प्रकाश का प्रकीर्णन ऑफ लाइट, क्या पढ़ा था, कोई कण से प्रकाश टकराएगा और छितरेगा। तो कोलाइड जो सोल्यूशन होता है ना, उसी माध्यम में छोटे छोटे कण निलंबित रहते हैं। अब जब निलंबित रहेंगे, जब हम इसमें से लाइट गुजारेंगे तो छितरेगा ना, इसलिए कोलाइड पढ़ना। उदाहरण धुआं। अब देखिए, एक में उदाहरण देखिए धुआं, दूसरा में कुहासा, तीन धुंध और चार में सब आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव कि धुआं किसका उदाहरण, कोलाइड का। धुआं कोलाइड का उदाहरण है। कैसा कोलाइड है? कोलाइड में क्या बोले, किसी माध्यम में, कोई एक माध्यम होना चाहिए, उसमें छोटे छोटे कण सस्पेंडेड होना चाहिए, निलंबित होना चाहिए। जैसे जैसे धुआं देखिए, राख के कण हवा में निलंबित। धुआं किसको बोलते हैं? धुआं भाई ऐसे दिखता है बाहर की तरफ, क्या होता है, पहले तो हवा है, मान के यहाँ धुआं नहीं था तो यहाँ क्या था, वायु था। और वायु में जब राख के कण चला जाता है, जब कोई जला कुछ, उसका राख का कण हवा में निलंबित, धुआं बोलते हैं। जब लकड़ी जलता है तो क्या होता है, राखी का कण न उड़ के वायु में चला जाता है तो धुआं हो गया। कुहासा देखिए, कुहासा क्या होगा, जल की बूंदे वायु में निलंबित। कुहासा जब बनता है, अब ठंडा का दिन, कुहासा बनेगा तो कुहासा बना, जल का बूंद जो होता है वो आपके वायुमंडल के हवा के। धुंध देखिए, धुंध में क्या, जल की बूंद वायु में। कुहासा और धुंध थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है देखने की, विजिबिलिटी पे दोनों, धुंध और कुहासा बनने का प्रोसेस एक ही है। तो वायु में जल के बूंदों का निलंबित। वसा के कण जल में निलंबित। दूध, दूध देखते हैं, दूध में क्या होता है, पानी रहता है, नहीं तो फैट रहता है। आपको बोला फुल क्रीम हाफ क्रीम, किसी प्रोडक्ट डेयरी का आप जब फुल क्रीम वही फैट। वसा के कण जल में निलंबित। एक तो जल है, दूध पानी और फैट का बना हुआ, वही फैट ज्यादा है यानी फुल क्रीम, फैट कम है। ठीक, नहीं बोला है वसा के कण जल में निलंबित। दूध भी आपका क्या है, कोलाइड है। कभी ऑप्शन आप तो दे दे चारों, बोलेगा कौन कोलाइड नहीं, धुआं, कुहासा, धुंध और दूध कोलाइड है। अब देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन जो होता है, एक तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन। सब चीजें अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, बस आपको बेसिक। जब आप मैट्रिक के बाद, 10th के बाद 11 12 साइंस लेंगे, मैथ लेके पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको करना होगा। देखिए यही कोलाइड यहाँ पे पढ़ना है, तो कोलाइड के साथ एक ट्रू सॉल्यूशन भी होता है, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन भी। इसमें सब सिर्फ क्या अंतर होता है, बस पार्टिकल का जो साइज, तीनों में कण रहेंगे, तीनों में पार्टिकल रहेंगे यानी कण रहेंगे, लेकिन तीनों का साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे कम, अगर सबसे कम साइज रहेगा तो उसको ट्रू सॉल्यूशन, उससे कम साइज तो कोलाइडल सॉल्यूशन, और उससे ज्यादा मतलब उससे भी बड़ा बड़ा पार्टिकल रहा तो उसको, देख रहे हैं पार्टिकल का साइज का, कोलाइड में ठीक ठाक पार्टिकल का साइज होता है। टिंडल प्रभाव अब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव क्या है। किसी कोलाइडी विलयन, अभी पीछे पढ़े थे, कोलाइड विलयन क्या होता है, यानी किसी माध्यम में पार्टिकल का निलंबित रहना, जैसे दूध, कुहासा, धुंध और आपका राख, राख में, वायु में राख यानी धुआं। तो कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन। अब मान के इस सॉल्यूशन जो है आपका, कोई माध्यम है जिस निलंबित कण है, अब कण है, इससे प्रकाश गुजारेंगे तो छितरेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो बोले प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव क्या है, तो किसी कोलाइडी विलयन, यानी कोलाइडी विलयन होना चाहिए, यानी वैसा विलयन जिसमें कण होना चाहिए, जिसमें कण नहीं रहेगा तो कोई नहीं, कुछ नहीं होगा उसका, ठीक, कण होना चाहिए। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश का। जैसे देखिए कब कब दिखता है आपको टिंडल प्रभाव, एक कमरे में छोटे छिद्र द्वारा आती प्रकाश की किरण। जैसे एक, कभी कभी आप मॉर्निंग में उठिएगा, ठंडा में जनरली ज़्यादा दिखता है, गर्मी में दिखता है, मानिए किसी एक वेंटिलेशन से या प्रकाश आ रहा है आपके रूम, आप देखिएगा उसमें कौन बहुत सारा छोटा छोटा कण दिखेगा आपको, दिखेगा ना, तो वही दिखता है, वही बोला है कि टिंडल प्रभाव होता है, वो टिंडल प्रभाव के कारण वैसा।
क्यों दिखता है? देखिए, वो कोलाइडी है, मतलब वायु में है, वायु में छोटा छोटा पार्टिकल है वायु में, तो उस वायु में छोटा छोटा पार्टिकल से जब प्रकाश की किरण उसे टकराता है तो वो छितर जाता है तो आपको एक बीम सा दिखेगा। जैसे यहाँ पे वेंटिलेशन है, तो आपको ऐसे सिर्फ दिखेगा प्रकाश की किरण की, यहीं से आ रहा है, यहीं से जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना दूर उसका प्रकाश पड़ रहा है उतना देर वो छितरा दे रहा है, पार्टिकल छितरा दे रहा है तो दिख, वही बोल रहा है कि कम पर आती प्रकाश घने जंगल में आच्छादन, यानी सूर्य की किरण गुजरने का टिंडल प्रभाव, हमें जल प्रभाव कहाँ कहाँ दिखेगा? कमरे में आते हुए प्रकाश की किरण और घने जंगल के आच्छादन, कैनोपी होता है, जैसे कोई पेड़ होता है तो पेड़ का जो ऊपर वाला शिखर होता है जिसे प्रकाश आना रहता है। अब देखिए देखिए, जैसे फ्लैश लाइट, जैसे मान लीजिए इसमें कोई ये नहीं है, पार्टिकल नहीं है, तो पार्टिकल नहीं है, जैसे इसमें कोई देख रहे हैं पार्टिकल नहीं है। अब देखिए बेस्ट एग्जांपल है आपको देखने समझने का, यहाँ हमने टर्च जलाया तो इसमें कोई पार्टिकल नहीं, तो किसी प्रकार का प्रकाश का क्या वन विक्षेप, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, प्रकाश को छितरा नहीं रहा है, कोई पार्टिकल नहीं छितरा नहीं रहा है, तो यहाँ पे प्रकाश नहीं दिख, और जैसे ही प्रकाश ये अंदर से गुजर जा रहा है प्रकाश हमें नहीं दिखा, लेकिन जब इसमें कोलाइड है यानी इसमें पार्टिकल है छोटा छोटा, तो जैसे ही प्रकाश उसे टकरा रहा है तो उसको छितार दे रहा है, छितरा दे रहा है, छितरा देने के बाद ही हम है, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि प्रकाश यहाँ से, ठीक, यह टिंडल इफेक्ट। ठीक है, प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन, प्रकाश के विभिन्न रंग है जिनका प्रकीर्णन है, आप देखिए जब टकराएगा तो उसका प्रकीर्णन। किसी कण से प्रकीर्णित प्रकाश का रंग कण के आकार यानी कण के साइज पर निर्भर करता है, यानी ये जो कण था, किसी माध्यम में कण है, इसके साइज पे डिपेंड करता है कि वो प्रकाश का प्रकीर्णन कितना कर, अर्थात बड़े कण, अगर बड़ा कण है तो सभी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का समान रूप से, मानी इतना बड़ा कण है, तो जितना रंग का सभी रंग का प्रकाश आएगा उस समान रूप से आएगा, समान रूप से उसका प्रकीर्णन। जबकि सूक्ष्म कण है, जब में छोटा छोटा कण होगा, सूक्ष्म कण समान रूप से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकाश छोटा छोटा कण से जब श्वेत प्रकाश टकराएगा तो उसका प्रकीर्णन का दर होगा वो अलग होगा, जबकि बड़ा से टकराएगा तो सब रंग को एक समान रूप से छिटाएगा, लेकिन छोटा छोटा जहां पार्टिकल आ गया तो सब रंग, जैसे लाल पीला नारंगी हरा ब्लू है, इसका सबको छितराने का दर न कम होगा, प्रकीर्णन का दर अलग अलग होगा। के कारण है वो आकाश का रंग, क्यों? क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग हो गया, 7 रंग में वायुमंडल में छोटा छोटा कण होता है, सूक्ष्म कण होता है, उस कण सभी रंगों को प्रकीर्णित करता है, प्रकीर्णन करता है, तो सातों रंग का अलग अलग प्रकीर्णन होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है ब्लू कलर का, नीला रंग का, नीला होता है तो नीला का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमें प्रकाश दिखाई। तो आपको आगे उदाहरण दिखाएं। किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। ऑब्वियस बात है, आपको मालूम है जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका चाल ज्यादा तो जल्दी चला जाएगा, कर्ण से छोटा छोटा कण से टकराएगा भाग जाएगा, उसका प्रकीर्णन कम, लेकिन जिसका तरंग दैर्ध्य कम है तो उसका प्रकीर्णन अधिक। ठीक है, यही आपका प्रकीर्णन यानी प्रकाश का प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य में कौन सा संबंध है? उल्टा संबंध है, प्रकीर्णन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 तरंग दैर्ध्य। अब देखिए, जब श्वेत प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि देखिए लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तरंग दैर्ध्य सबसे कम प्रकीर्णन, लेकिन ब्लू रंग का लाल के कम। आप कहिएगा सर वी फॉर वायलेट, बैगनी का भी तो सबसे कम होता है, बैगनी कलर का तो सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य, तो इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका नहीं होके आपका ब्लू का होता है, नीला रंग का होता है, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक, एक नोट देखिए, बादल का सफेद दिखने का कारण इसमें पानी के बूंदों का आकार बड़ा होना है, यानी बादल
अब आप कहिएगा सर जी कि बादल जो बनता है तो बादल हमें सफेद क्यों दिखता है? कई बादल सफेद दिखेगा और कभी कभी काला दिखता है, तो उसमें पानी का मात्रा ज्यादा रह गया था, काला दिखा नहीं, सफेद दिखता है। तो क्यों? क्योंकि बादल में जो पानी का बूंदा जो होता है ना, बड़ा बड़ा होगा। जब बड़ा बड़ा बूंदा होगा तो सभी कलर को, जैसे इतना बड़ा बड़ा मान के बूंदा रहे, तो सभी कलर को समान रूप से विक्षेपित प्रकिरणित करेगा, समान रूप से प्रकिरणित करेगा। तो कोई कलर ज्यादा नहीं दिखेगा, नहीं श्वेत दिखेगा, सफेद दिखेगा। जबकि जब उसमें से किसी एक विशेष कलर को ज्यादा विक्षेपित प्रकिरणित करेगा तो वही कलर दिखता है। बादल का सफेद दिखने का कारण क्या है? उस पानी के बूंदे का आकार बड़ा होना, पानी की बूंद का आकार बड़ा होना। अब देखिए, प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं, प्रकीर्णन पर आधारित कौन सी घटनाएं हैं? देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखना। हम आपको बताए थे कि आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों? क्योंकि आकाश में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, और जब श्वेत प्रकाश सूर्य से आता है तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है। वो सातों रंग उन सूक्ष्म कणों से प्रकीर्णित होते हैं, और प्रकीर्णित होते हैं और फैलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फैलने का दर होता है, प्रकीर्णन का दर होता है, वो ब्लू का होता है, यानी नीला रंग का होता है, इसलिए रंग। और एक है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। अब देखिए, इस सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल इसलिए दिखता है कि देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ रहता है? सूर्य क्षितिज में रहेगा। जैसे एक पूरब से उगता है और फिर पश्चिम में आता है सूर्य, तो पूरब क्षितिज है, यानी हॉरिजॉन्टल में है, क्षितिज में रहता है। और इधर जबकि ऊपर जब दोपहर के समय सर के ऊपर रहेगा, क्षितिज में उसको ट्रेवलिंग ज्यादा करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे क्षितिज पे रहा, जैसे सूरज उग रहा है तो सूरज में श्वेत प्रकाश निकला, तो श्वेत प्रकाश को बहुत ज्यादा ट्रेवल करना है, तब बहुत ज्यादा ट्रेवल करके हमारे पास उसको आना है। तो क्या होगा कि उसमें जितने सातों कलर हैं उनका प्रकीर्णन होगा, तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका हो जाएगा? नीला का, ये सब का रंग का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल रंग का। सबसे कम प्रकीर्णन होगा तो छितर के उधरे नहीं रहेगा, वो लाल कलर हमारे पास आ जाएगा, तो लाल दिखाई दे दिया। उसी तरह सूर्य का जब डूबता है तब भी लाल दिखाई देता है। इसका भी यही कारण है कि सूर्य जब क्षितिज पे आता है तो हमसे वह बहुत दूर होता है, और वायुमंडल में काफी उसको ट्रेवलिंग करना पड़ता है। मतलब उससे जो प्रकीर्णित जो प्रकाश है, यानी लाल पीला नीला ये सब, तो नीला का प्रकीर्णन तो करेगा लेकिन वो हमारे तक नहीं पहुंच के लाल हमारे पास पहुंचता है, क्योंकि उसका विचलन या उसका प्रकीर्णन कम होता है। देख पाते, सूरज का उगना, सूरज का डूबने में लाल दिखा। अब देखिए, ब्लू एक क्यों दिखा? आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की छोटी तरंगदैर्घ्य होने के कारण को अधिक प्रकीर्णित करता है। ठीक है, अधिक प्रकीर्णित करता है। यही प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें आकाश दिखाई देता है। समझो, वही कारण बोले हम, लिख दिए। आपको ये सब चीज को थोड़ा सा लिख के नोट डाउन कर ले, ताकि इसी लैंग्वेज में आप लिखें। है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लैंग्वेज कटने कम होने। तो जब सिंपल लिखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। नीला रंग का अधिक प्रकीर्णन होगा तो यही प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। और में श्वेत रंग से 7 रंग बना, तो नीला का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन हो गया सूक्ष्म कण से, तो ये हमें नीला दिखाई दे। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन नहीं होता। पृथ्वी में वायुमंडल नहीं होता, कोई प्रकीर्णन नहीं होता, कोई प्रकीर्णन नहीं होता, इससे क्या होता? आकाश हमें काला दिखाई देता, कोई रंग प्रकीर्णन नहीं करेगा, काला दिखाई। चंद्रमा या अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई। चंद्रमा पे भी कोई वायुमंडल नहीं है, या अंतरिक्ष यात्री अगर काफी ऊंचाई पे गए तो वहां भी कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमें कोई कलर दिखेगा? काला दिखेगा। हमारे वायुमंडल में कई सूक्ष्म कण हैं,
भाई हमारे यहाँ वायुमंडल है और वायुमंडल में कई सूक्ष्म कण है, रंग का प्रकीर्णन करते इसलिए। अब देखिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय का रंग क्यों लाल होता है? सूर्य देख रहे हैं लाल रंग है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल के अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है, मतलब क्योंकि उस क्षितिज पे रहता है, क्षितिज मैंने हॉरिजॉन्टल पे रहेगा तो यहाँ से आने, जैसे मान के देखिए मैं आपको मान के ये पृथ्वी है, पृथ्वी है और यहाँ पे हम रामलाल खड़ा है, रामलाल खड़े हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ पे सूर्य का क्षितिज यहाँ पे है, मान के चलिए सूर्य यहाँ पे डूबने वाला है और एक बार आएगा तो यहाँ पे आएगा और एक बार यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ से उगा और ऐसे होके सूर्य यहाँ पे डूबेगा। ये देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, यहाँ पे रामलाल खड़े हैं और यहाँ पे सूरज, यहाँ पे है एक सूरज, जब उगता हुआ सूरज है, उगेगा, फिर यहाँ पे मानिए एक समय आएगा दोपहर में और एक बार यहाँ पे डूबेगा, फिर दोपहर में शाम के समय। अब क्या हो गया, शाम के समय अब तो दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से जब सन जब उग रहा है, उगा सूरज उगा या सूर्योदय हुआ, तो इससे जो श्वेत प्रकाश निकला, श्वेत प्रकाश निकला इससे, तो यहाँ तक पहुंचने में कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है, इतना ट्रेवल करना, जबकि इसको इतने करना पड़ रहा है और इसको भी इतना ट्रेवल करना पड़ रहा है, यानी अधिक ट्रेवल करना पड़ रहा है, अधिक दूरी तक वायुमंडल से गुजरना पड़ रहा है। तो क्या होगा कि इसमें अधिक यहाँ पे आपका देखिए लिखा हुआ है वायुमंडल के अधिक कणों से होकर गुजरना पड़, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, वायुमंडल बीच में ज्यादा पड़ा है, यानी ज्यादा कणों से गुजरना पड़ेगा, तो ज्यादा कणों से गुजरना पड़ेगा तो क्या होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन कर देता है और बचा हुआ प्रकाश लाल। तो देखिए ज्यादा कणों से टकराना है, ज्यादा टकराना है तो ब्लू कलर का इतना यानी नीला कलर का इतना प्रकीर्णन होता है कि वो प्रकीर्णन होकर उधर ही रह जाता है और लाल का कम प्रकीर्णन, लाल रंग हमारे पास आ जाता है और हम उसको लाल रंग, तो आंखों तक पहुंचता है जो हमको मुख्यतः लाल रंग के होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई दे। यहाँ पे भी पढ़ के देख, आकाश के केस में है कि नीला का प्रकीर्णन ज्यादा होता है तो हमें दिखाई देता है, जबकि सूर्य के केस में क्या है कि सबका प्रकीर्णन हो जाता है, लाले बसता है तो हमारे पास पहुंचता है तो हमें लाल दिखाई। अब देखिए दोपहर के समय, तो सूर्य तो दोपहर के समय हमारे सर के ऊपर आएगा, दोपहर के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में न्यूनतम दूरी तय करता है, यहाँ पे तो ज्यादा दूरी तय करना है लेकिन यहाँ पे सर के ऊपर है तो कम दूरी तय करना पड़ता है, तो जब कम दूरी तय करना पड़ता है अतः प्रकाश कम कणों से गुजरेगा, जब कम कणों से गुजरेगा तो इसका प्रकाश का प्रकीर्णन भी कम होगा, जब कम होगा तो सूर्य अपने वास्तविक श्वेत में, प्रकीर्णन ही नहीं हुआ, प्रकीर्णन नहीं हुआ तो क्या होगा, अपना दिखाई दे देगा। अब नोट देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, आपको दैनिक जीवन में भी यूज है और उसको एग्जाम में भी पूछा, खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्यों, मतलब रेड रंग का क्यों उपयोग किया जाता है आपसे पूछा जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी लाल रंग का प्रकीर्णन कम हो गया, यानी प्रकीर्णन कम हो गया यानी छितराएगा कम, ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, ठीक है। बोल रहा है कि प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिससे यह दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए लाल रंग को हम खतरे के निशाने के करते हैं, खतरा चीजें को बहुत दूर से देख लेना चाहिए, तो दूर से देख लेना चाहिए, यानी लाल रंग का इसीलिए यूज करते हैं कि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक रहता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर का आपका समाप्त हो गया और मानो ने तो रंग बिरंगा संसार जो चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी में था, फिजिक्स से देखिएगा, से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड हुआ है, तीनों क्लियर कट समझा दिया गया है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो अब दिए हुए नंबर
कि आप कमेंट करके यूट्यूब पे आप बता सकते हैं कि ऐसा चीज़ ज़रूरत है। और फिर वही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों को बताएं, और अपने घर में भी जितने मोबाइल में यूट्यूब चलते हो हो और आपके लिए बेहतर को सामने आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव का फुल वीडियो आएगा, जिस सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया जाएगा जो इस एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।